शुरुआत करते हैं। देहरादून में शक्ति नहर, डाक पत्थर और कुल्हाड़ क्षेत्र में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। प्रशासन और ऊर्जा विभाग की संयुक्त टीम भारी पुलिस बल के साथ में सुबह से कार्रवाई में जुटी रही और पिछले कई सालों से यूपी, बिहार, झारखंड और बंगाल से आए लोगों ने यहां पर सरकारी जमीन पर अवैध बसावट कर ली थी और बाद में खनन गतिविधियों में भी शामिल हो गए थे। ऊर्जा विभाग ने 2 साल पहले भी इसी तरह की मुहिम चलवाई थी, जिसके बाद में अब दोबारा एक्शन हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई मौकों पर कह चुके हैं कि प्रदेश में लगभग 10,000 एकड़ भूमि को अतिक्रमण को लैंड जिहाद से मुक्त कराया जा चुका है। एसडीएम विनोद कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर शुरू हुए इस अभियान में 11 हेक्टेयर भूमि पर बने 100 से ज्यादा अवैध भवन और कुछ धार्मिक संरचनाओं को चिन्हित किया गया था, जिसमें से 65 पर कार्रवाई की गई और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बीएनएल के द्वारा हटाओ अभियान चलाया गया है, जिसमें 111 टोटल स्ट्रक्चर हैं, जिसमें से अभी 65 स्ट्रक्चर डिमोलिश किए गए हैं। जो भी अवैध संरचनाएं निर्मित थी, आवासीय भवन और अन्य संरचनाएं, उनको विरोध भी देखा जा रहा है। लोगों का बीच में आक्रोश था इस बात को लेके, पैमाइश को लेके और कुछ अभिलेखों को लेके, तो उनको पहले सेटिस्फाई किया गया, उसके बाद हरिद्वार में एचआरडीए ने अवैध काटी जा रही कॉलोनियों पर कार्रवाई की है। प्राधिकरण की टीम ने हरिद्वार के श्यामपुर, जगजीतपुर समेत कई इलाकों में नियमों को ताक पर रखकर की जा रही 30 बीघा से ज्यादा प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया है। इन सभी कॉलोनाइजरों को पहले ही प्राधिकरण की तरफ से नोटिस दिए गए थे, बावजूद इसके प्लॉटिंग का काम जारी रखा गया, जिसके बाद में एचआरडीए की टीम ने जेसीबी मशीन से प्लॉटिंग को ध्वस्त किया। उधम सिंह नगर से खबर है, जहां पर हरिपुर जलाशय के पास में सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए बैठे 24 से ज्यादा परिवारों को जिला प्रशासन ने हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। पुलिस प्रशासन की सर्वे रिपोर्ट में जमीन वन विभाग की पाई गई, जिस पर दूसरे राज्यों से आए समुदाय विशेष लोगों का सालों से कब्जा है। धीरे धीरे ये बस्ती हार्डकोर अपराधियों की पनाहगार बन गई, जो पुलिस के लिए भी सिरदर्द बनी और जिला प्रशासन ने कब्जेदारों को जमीन खाली करने के लिए 1 महीने पहले नोटिस दिया था। समय खत्म होने पर एसडीएम ऋचा सिंह के नेतृत्व में प्रशासन ने आज मुनादी कराकर 3 दिनों में जमीन खाली करने का नोटिस चस्पा किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां पर सीएम धामी प्रगति मैदान में चल रहे व्यापार मेले में पहुंचे और वहां पर सीएम धामी उत्तराखंड के स्टॉल पर भी गए और वहां के सामान को देखा। इस दौरान सीएम धामी ने वहां मौजूद लोगों के साथ में बातचीत की। इस दौरान राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष के मौके पर एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें भी सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए थे। इस दौरान पूर्व सीएम विजय बहुगुणा भी मौजूद रहे और सीएम धामी ने कहा कि ट्रेड फेयर पहाड़ के उत्पाद को एक बड़ा प्लेटफॉर्म देता है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि पहाड़ के उत्पाद को लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं और उत्तराखंड सरकार भी पहाड़ी उत्पादों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। सांसद राज्यसभा श्री हमारे तमाम प्रकार के ऐसे उत्पाद जो बहुत ज़्यादा हर दृष्टि से लाभकारी भी हैं, उपयोगी भी हैं, उन सभी को एक बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पर मिलता है, बड़ा स्थान मिलता है। तो हमारा प्रयास है कि ऐसे जो उत्पाद बनाने वाले लोग हैं, शिल्पकार हैं, हस्तशिल्पी हैं, उन सभी को मौका मिले और उसके प्रोत्साहन के लिए हम लगातार प्रयास करते हैं। ऐसे हमारे यहाँ सरस मेले का भी हर साल आयोजन होता है। उस मेले में भी ऐसे जो हमारे अनेक प्रकार के काम करने वाले लोग हैं, सभी को एक अच्छा मंच मिलता है और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो लोकल से ग्लोबल तक की यात्रा है, वो यात्रा अच्छी चल रही है। हमारे यहाँ का हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड आज पूरे भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज राजस्थान के दौरे पर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने तीर्थ स्थल पुष्कर में उत्तराखंड धर्मशाला के एक हिस्से का लोकार्पण किया। सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड में हमने यूसीसी लागू किया है। वहीं सीएम धामी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार विकास के काम हो रहे हैं। वहीं सीएम धामी ने विपक्ष पर करारा वार किया। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी का
विरोध करते करते विपक्ष देश का भी विरोध करने लगा है। जनता सब जानती है, इसलिए बिहार में चुनाव में जनता ने पीएम मोदी का साथ दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जनहित के हो रहे हैं, ऐतिहासिक हो रहे हैं। ऐसे काम जो देश की आज़ादी के बाद तत्काल हो जाने चाहिए थे, वो आज हो रहे हैं। उन सभी को किसी न किसी माध्यम से रोकने का काम, उनमें अड़ंगा लगाने का प्रयास कर रहे हैं। जनता भली भांति समझ रही है। अभी बिहार में चुनाव हुआ है, उससे पहले महाराष्ट्र में हुआ था, उससे पहले हरियाणा में हुआ है। लगातार जनता इसीलिए देश के अंदर डबल इंजन की सरकारें लगा रही है, डबल इंजन की सरकारें बना रही हैं और इनको तुष्टीकरण करने वालों को, वोट बैंक की राजनीति करने वालों को और मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने वालों को बाहर का रास्ता दिखा रही है। देवभूमि उत्तराखंड में एसआईआर फरवरी से शुरू होने जा रहा है। प्रदेश में से लेकर कई क्षेत्रों में सरगर्मी बढ़ गई है, खास करके उन इलाकों में जहां पर पहले से मतदाता सूचियों पर सवाल उठते रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर एक बार फिर दस्तक देने वाला है। राज्य में इससे पहले साल 2003 में एसआईआर हुआ था, तब कुल मतदाता 56 लाख थे और आज यह आंकड़ा 85 लाख के पार पहुंच चुका है। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले चलाया जा रहा ये अभियान कई मायनों में निर्णायक माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सबसे ज्यादा बेचैनी राज्य के मुस्लिम बहुल इलाके में देखी जा रही है। कई सालों से यह आरोप लगता आ रहा है कि उत्तराखंड की मतदाता सूची में हजारों ऐसे वोटर दर्ज हैं जिनके नाम यूपी, बिहार, बंगाल और झारखंड की सूचियों में भी मौजूद हैं। चोर की दारी में तिनका डर वो लोग रहे हैं जो गलत तरीके से बसे हुए हैं। बड़ी संख्या में बांग्लादेशी जो लोग हैं वो हर राज्य में पकड़े जा रहे हैं। उनको पुलिस देश से निकाला भी कर रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो उनके संरक्षण के लिए राजनीतिक दल चला रहे हैं। खासकर पश्चिम बंगाल के अंदर जितनी बड़ी संख्या में जो बांग्लादेश शरणार्थियों पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जो लोग आए वापस जाने के लिए लाइन कतार लगाए बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में एसआईआर ने हलचल बढ़ा दी है। कांग्रेस इस पूरी प्रक्रिया को लेकर गहरी आशंका जता रही है। कांग्रेस का कहना है कि बिहार में एसआईआर के दौरान विपक्षी वोट को टारगेट करके काटा गया और अगर उत्तराखंड में भी एसआईआर का मकसद यही निकला तो ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगा। जो हमारा बिहार का अनुभव रहा, वो बिहार का अनुभव ये था कि टारगेट करके विपक्ष के, मतलब जो केंद्र में सत्ता में दल हैं या बिहार में जो सत्ता में दल थे, उन दलों के खिलाफ जो विपक्ष के लोग थे उनको टारगेट करके उन मतों को काटा गया। अगर उत्तराखंड के एसआईआर का मकसद भी यही है तो ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। फिर भी एसआईआर के दौरान हर मतदाता को अपनी जानकारी दोबारा सत्यापित करानी होगी। जिनके नाम किसी अन्य राज्य या अन्य क्षेत्र की वोटर लिस्ट में दर्ज हैं, उन्हें वहां से नाम हटाने का प्रमाण पत्र देना होगा। बीते वर्षों में उत्तराखंड में अवैध घुसपैठ और डेमोग्राफी बदलाव को लेकर चिंताएं लगातार गहराई हैं। अन्य राज्यों से आए कई लोग सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा बनाकर यहां के मतदाता भी बन चुके हैं। एसआईआर शुरू होते ही ऐसे सभी मामलों पर शिकंजा अब कस सकता है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हाल ही में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नाम एक संदेश में कहा था कि मेरी उम्र को देखते हुए मुझे देहरादून के आसपास धर्मपुर जैसी विधानसभा में किसी बूथ की जिम्मेदारी दे दी जाए। हरीश रावत के इस बयान ने कांग्रेस के अंदर नई सियासी तकरार को हवा दे दी है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। धर्मपुर विधानसभा से, क्योंकि मैं भी चुनाव की तैयारी करती हूँ, तो मैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे उनकी बेटी अनुपमा है वैसे ज्योति रौतेला उनकी बेटी है। लंबा संघर्ष कांग्रेस में कर रही है और मुझे उनके आशीर्वाद के रूप में वहाँ पे उनका आशीर्वाद मिलेगा। ये है महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला, जो 2027 में धर्मपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। ज्योति रौतेला विधानसभा में बकायदा अपना ऑफिस भी खोल चुकी हैं। सियासी गलियारों में चर्चा गर्म है कि हरीश रावत अपने बेटे आनंद रावत को धर्मपुर से टिकट दिलाना चाहते हैं। महीनों पहले धर्मपुर में हरीश रावत की काफल पार्टी को भी इसी से जोड़कर देखा गया था।
अब रावत का मुझे धर्मपुर बूथ की जिम्मेदारी दी जाए वाला बयान ऊपरी तौर पर भले ही संगठन मजबूत करने वाला लगे, लेकिन अंदर खाने की अदावत को ज्योति रौतेला भाप गई हैं। ज्योति रौतेला का ताजा बयान इसी हरीश रावत की चाल पर काउंटर गुगली माना जा रहा है। अब जान लेते हैं कि धर्मपुर सीट हॉट सीट क्यों है। इस सीट पर 2,80,000 वोटर हैं। 27% यानी लगभग 58,000 मुस्लिम वोटर धर्मपुर सीट पर हैं। इसके अलावा 11% ब्राह्मण, 13% राजपूत, 16% SC और 26% OBC वोटर हैं। इन सामाजिक समीकरणों के चलते ही कांग्रेस की निगाहें धर्मपुर पर टिकी हुई हैं। मैंने ऑफर किया है अपने आप को कि मुझको जो है यदि ऑफिशियली दायित्व सौंप दो, वैसे अनऑफिशियली दायित्व है हमारा, यदि ऑफिशियली भी दायित्व सौंपना चाहें ताकि औरों को भी सौंपा जा सके। कांग्रेस की इस अंदरूनी खींचतान में बीजेपी ने भी तड़का डाल दिया है। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, जिस दल के मुखिया का यह नेचर हो उससे कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। हरीश रावत को अब अपने परिवार की जगह कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मृत अवस्था में पहुंचाने में हरीश रावत का बड़ा योगदान है। हरीश रावत जी परिवार के व्यक्ति को लड़ाना चाहते हैं। बेटी लड़ गई, बेटा लड़ गया, एक बेटा और है, उसको भी कहीं सोचेंगे, खुद भी चाहेंगे। ये तो कांग्रेस के अंदर सूझ दिखाई दे। कांग्रेस अगर मृत अवस्था में आई है तो इसमें हरीश रावत जी के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। सच्चाई ये भी है कि भाई दल में बहुत से कार्यकर्ता होते हैं, उन कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के काम करो, उन कार्यकर्ताओं के ऊपर हाथ रखने का काम करो। ये साफ है कि मुस्लिम बाहुल्य वोटर वाली धर्मपुर सीट कांग्रेस की अंदरूनी जंग की रणभूमि बन चुकी है। कांग्रेस की लड़ाई चुनाव से पहले ही उसकी रणनीति और सियासी प्राथमिकताओं पर भी बड़े सवाल खड़े कर रही है। अगर पार्टी नेताओं ने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं पर लगाम नहीं लगाई तो आने वाले दिनों में उसके कुछ और योद्धा भी धर्मपुर के गृह युद्ध में कूद सकते हैं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्परभात की रिपोर्ट। पौड़ी में जंगली जानवरों के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चौबट्टा खाल, श्रीनगर से लेकर कई इलाकों में गुलदार और भालू का आतंक है। ताजा मामला डोभाल ढांडरी गांव का है, जहां पर गुलदार के हमले में एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना के बाद में पहुंचे वन विभाग के DFO को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। लोगों ने वन विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। मामले में DFO पौड़ी का कहना है कि इलाके में घूम रहे गुलदार को पकड़ने के लिए टीमें तैनात की गई हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बाघों का घर, वन्य जीवों की अनूठी दुनिया है, लेकिन सर्दियों में यहां पर बाघों और इंसानों का टकराव बढ़ जाता है। आखिर क्यों बढ़ती है ये घटनाएं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सर्दियों में कॉर्बेट के आसपास के गांव में कॉन्फ्लिक्ट की घटनाएं बढ़ जाती हैं। वन्यजीव प्रेमियों के मुताबिक इस मौसम में जंगल की झाड़ियां घनी हो जाती हैं, जिनमें गुलदार और बाघिनें अपने बच्चों के साथ रहती हैं। ऐसे में इंसान के सामने आते ही टकराव की स्थिति बन जाती है। इसके अलावा ये बाघों का मेटिंग पीरियड भी होता है, जिसमें वो और ज़्यादा हिंसक हो जाते हैं। देखिए, सर्दियों में क्या होता है कि बरसातों के बाद जो ग्रीन बुशेस होती हैं, झाड़ियाँ वगैरह काफ़ी बड़ी भी होती हैं, और उनके बीच में आमतौर पे गुलदार हो चाहे टाइगर हो, वो छुपा रहता है। और अचानक से जब इंसान उनके सामने आता है तो हमले की स्थिति में आ जाता है। दूसरी एक वजह यह है कि मेटिंग पीरियड भी इस समय शुरू होता है इनका, और टाइगर और लेपर्ड अपने बच्चों को भी कैरी करते हैं, वो झाड़ियों में इधर उधर छुपा के रखते हैं। तो उस वजह से भी कोई इंसान उनके नज़दीक आता है तो हमलावर एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा हो जाती है। कॉर्बेट प्रशासन के मुताबिक सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और कोहरा विजिबिलिटी को कम कर देता है। इसी दौरान ग्रामीण लकड़ी और घास लेने जंगल में जाते हैं, जिससे टकराव की संभावना बढ़ जाती है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सर्दियों में पैदल जंगल ना जाएं। साथ ही रिजॉर्ट में बॉनफायर के लिए लकड़ी की मांग को देखते हुए संचालकों से वन विभाग से लकड़ी लेने की सलाह दी जा रही है। जिसके अंतर्गत हमारा मेन एम्फेसिस ये है कि जो कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ लगातार एक संवाद जो है वो इस्टेब्लिश किया जाए। लोगों को बताया जाए कि ऐसे समय में जंगल के आसपास खतरे बढ़ जाते हैं, जंगल के अंदर जाना खतरनाक हो जाता है, और जो महिलाएं हैं जो कई बार लकड़ी की खोज में
अंदर जाती हैं उनको भी रोकने का प्रयास किया जाए, और उनके जो ग्रामीण हैं उनसे ही अनुरोध किया जा रहा है कि लोगों को अंदर जाने से रोकें। कॉर्बेट के आसपास 2010 से लेकर 2023 तक 41 कॉन्फ्लिक्ट के मामले सामने आए, जिसमें 27 मामले नवंबर से फरवरी के बीच में हुए। बीते साल में इन्हीं दिनों में 4 लोगों ने इस टकराव में अपनी जान भी गंवाई। ये आंकड़ा किसी को भी चिंता में डालने के लिए काफी है। सर्दियों में बढ़ता मानव वन्यजीव टकराव एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। रामनगर से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। जैसे जैसे ठंड पड़ रही है वैसे वैसे हल्द्वानी से सटे ग्रामीण इलाकों में हाथियों की मूवमेंट भी बढ़ती जा रही है। खास करके मोटा हल्दू और हल्दू चौड़ के इलाके में तो हाथी खेतों से होते हुए आबादी वाले इलाकों में दाखिल हो रहे हैं। शनिवार रात तो कुछ हाथी बच्ची धर्मा गांव के गोपीपुरम इलाके में आ धमके, जिन्हें कॉलोनी में देखकर लोग डर गए। आबादी के बीच में हाथियों का वॉक करता वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, जिसे देखकर लोग और ज्यादा दहशत में आ गए और वन विभाग से सुरक्षा की मांग करने लगे। हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी पैराग्लाइडिंग की बड़ी संभावनाएं हैं। पर्यटन विभाग अब पहाड़ के युवाओं को पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग देकर एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने की तैयारी कर रहा है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हिमाचल का बीर बिलिंग पैराग्लाइडिंग का हब माना जाता है। उत्तराखंड में भी थानो, ऋषिकेश, मसूरी, नैनीताल और नौकुचिया ताल जैसे पॉइंट्स पर पैराग्लाइडिंग होती है, लेकिन ज्यादातर काम हिमाचल के पायलट ही करते हैं। ऐसे में पर्यटन विभाग ने फैसला लिया है कि अब पहाड़ के युवाओं को पैराग्लाइडर्स के तौर पर तैयार किया जाए, ताकि विंटर सीजन में भी एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा मिले और रोजगार के अवसर पैदा हों। जो हमारा एडवेंचर टूरिज्म है उसके लिहाज से यहाँ के बच्चों को हम लोग पैराग्लाइडिंग क्षेत्र में ट्रेंड कर रहे हैं और उनको एक सकुशल पायलट की जो लाइसेंस है वो जारी करेंगे और उनका ट्रेनिंग अभ्यास लगातार चल रहा है। भीमताल में भी, टिहरी में भी और पौड़ी में भी जैसे हम लोग आयोजन कर रहे हैं अभी। पैराग्लाइडिंग ऑपरेटर्स का कहना है कि सरकार के इस कदम से टूरिज्म सेक्टर को नई दिशा मिलेगी, नई साइट्स डेवलप होंगी और ट्रेनिंग लेकर लौटे युवा अपने ही क्षेत्र में रोजगार तलाश सकेंगे। इससे सरकार को भी राजस्व मिलेगा। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अपने पायलट्स खुद ट्रेन कर दिए हैं, खुद ही सर्टिफाइड कर दिए हैं, तो अब बाहर से जो पायलट्स हैं उनकी ज़रूरत कम रहेगी और लोकल हमारे उत्तराखंड के जो यंगस्टर्स हैं वो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। पिछले कुछ सालों में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के प्रयास हुए, लेकिन अनुभव की कमी से फायदा बाहरी राज्यों को मिला। अब सरकार पहाड़ के युवाओं को तैयार कर रही है ताकि उत्तराखंड की उड़ान उत्तराखंड के हाथों से हो। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। चलिए अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10। रुड़की की भगवानपुर पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 113 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई है। हरिद्वार में पुलिस ने 20 फर्जी बाबाओं को ऑपरेशन कालनेमी के तहत गिरफ्तार किया। हर की पैड़ी क्षेत्र के आसपास लोगों को तंत्र मंत्र और जादू टोना का झांसा देकर ठगी कर रहे थे। रुड़की पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत 4 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी मुजफ्फरनगर, बागपत और सहारनपुर के रहने वाले हैं। ऋषिकेश के सोंग पुल में नजदीक हाथी ने मॉर्निंग वॉक पर निकले शख्स पर हमला कर दिया, जिसमें वो घायल हो गए। रविवार को देहरादून शहर काजी मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी को अंतिम विदाई देने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। शहर काजी का शनिवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया। पहाड़ों में पड़ती ठंड को देखते हुए बागेश्वर जिला प्रशासन ने बाजार, बस स्टैंड और अस्पतालों के आसपास अलाव जलाने के निर्देश जारी किए। नैनीताल के पाडली में JICA के प्रोजेक्ट न सिर्फ पहाड़ गिरने से बचाया गया, बल्कि सड़क हादसों को भी कम कर दिया गया। देहरादून में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाना आसान नहीं होगा। देहरादून रीजन के लिए RTO अब नियम बदल रहा है।
बाहरी राज्यों से आए लोगों को रेंट एग्रीमेंट देना होगा। रामनगर डिग्री कॉलेज प्रदेश का पहला ऐसा सरकारी कॉलेज बन गया है जहां पर अनुसूचित जाति के स्टूडेंट को सिविल सर्विसेज की कोचिंग दी जाएगी। विकासनगर में उत्तर प्रदेश की सीमा को जोड़ने वाले चेक पोस्ट और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाले कुल्हाल चेक पोस्ट पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। दिल्ली अलर्ट के बाद से ही चेकिंग जारी है। और अब एक ऐसी खबर जो बताती है कि धर्म, संप्रदाय और समाज से ऊपर है दिल का रिश्ता। देहरादून में एक मुस्लिम पिता ने 3 अनाथ बेटियों को न सिर्फ सहारा दिया बल्कि पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ में उनका घर भी बसाया। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। यामिनी, उर्मिला और पूजा बचपन में ही माँ बाप के प्यार से अछूती रह गई, लेकिन पिता इलियास और दादी रमेंद्री ने इन बच्चियों को माता पिता की कमी का एहसास नहीं होने दिया। रविवार को तीनों बेटियों की शादी पर पिता इलियास की आंखें खुशी से नम हो गई। बेटियों को विदा करना वो सबसे पुण्य काम मानते हैं। दरअसल 2007 में इलियास ने अनाथ बच्चियों को लेकर अपना घर की शुरुआत की, जहां निराश्रित बच्चियों को घर मिला और धीरे धीरे ये एक परिवार बन गया। जो हमारे पापा हैं श्री मोहम्मद इलियास जी, उनका पूरा वो हमारे लिए समर्पित रहते हैं कि किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। किसी चीज़ उसी तरीके से, जिस तरीके से एक बाप अपनी बेटी की शादी करता है, सेम उसी तरीके से उन्होंने हमारी पूरी वो जितना भी अरेंजमेंट होता है वो पूरा बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ। 6 महीने लगे मुझे लड़का तलाश करने, और 6 महीने में लड़के मिले और उसके बाद साहब बहुत अच्छे हो गए। आप लोगों के सामने हैं, बहुत अच्छे फैमिली है, बहुत अच्छे परिवार के लोग हैं, और मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चे हमेशा खुश रहेंगे। बच्चों को दादी का प्यार देने वाली रमेंद्री मंदरवाल बताती हैं कि लड़कियों की शादी के लिए 200 से ज्यादा आवेदन आए। काफी जांच पड़ताल के बाद लड़कों का चयन किया गया। आज बेटियों का घर बसता देख उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। पर ईश्वर उनको बहुत अच्छा जीवन दे। बहुत छोटे से आपके पास रह रही है? बहुत छोटे से मतलब वो उनका बचपना बड़ा हमारे साथ ही है, तो वो एक होता नहीं कि बहुत अजीब सी फीलिंग है, खुशी भी है लेकिन थोड़ी सी। देहरादून में रविवार को जिसने भी इस शादी की चर्चा सुनी वो आशीर्वाद देने पहुंचा। कई लोगों ने नवजोड़े को नई गृहस्थी के लिए घर गृहस्थी का सामान भी दान किया। ये कहानी बताती है कि धर्म से ऊपर है इंसानियत और प्यार। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के रामलीला मैदान की जहां दीपावली के बाद मनाई जाने वाली पहाड़ की दिवाली मंगसीर की बगवाल की धूम है, और आज कल देर रात तक भेलू घुमा बगवाल मनाई जा रही है। मंगसीर बगवाल के अवसर पर बेटी बगवाल मनाई गई, जहां पर महिलाओं और छात्राओं ने गढ़ फैशन के माध्यम से सशक्त संस्कृति और परंपरा की मंच पर छटा बिखेर दी, और छात्रों ने मंच पर पहाड़ी पोशाक आभूषण में नजर आए, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। फैशन शो में आयुषी केंतुरा ने प्रथम स्थान हासिल किया, जिसने 20 साल पुराना दुल्हन का पोशाक पहना था। बहुत सुंदर हमारा जो हम पारंपरिक जो हमारा कपड़ा पैर था, कई ढंग का कपड़ा पैर था, और हमारा जो आभूषण कई ढंग का रंग था, हमारी वेशभूषा कई ढंग के रंग थे। ये आज गढ़ फैशन शो में मंगसीर बगवाल में आज प्रदर्शित होने लगी, ताकि हम अपनी परंपरा, हमारी विरासत, हमारी संस्कृति हम थी संरक्षित कर सकूँ। पहले दिन आपने देखा कि बाल बगवाल थी, जिसमें कि सारे कार्यक्रम बच्चों के द्वारा संचालित किए और बच्चों के लिए थे, चाहे वो गढ़ भाषण हो, गढ़ फैशन शो हो, या गढ़ निबंध हो, या तमाम जो भी प्रतियोगिता थी वो बच्चों के लिए थी। और आज जो द्वितीय दिवस है वो आज बेटियों के लिए समर्पित है।